बच्चों, हम अगर यूरोपीय इतिहास को पढ़ें और उस व्यक्ति को कैसे भूल जाएं जिसने अपने कूटनीति के दम पर नेपोलियन के साम्राज्य की नींव हिला दी, जिसने नेपोलियन को अटलांटिक महासागर के एक सुनसान टापू सेंट हेलेना पर निर्वासन के लिए मजबूर कर दिया और जो रायता नेपोलियन ने पूरे यूरोप में फैलाई थी उसे समेटने का भी काम किया। यानी नेपोलियन के युद्ध अभियानों के दौरान जो भी बदलाव किए गए थे उसे समाप्त करके फिर से पुरातन व्यवस्था को लागू किया और अगले कुछ दशक तक यूरोपीय सत्ता को स्थिरता प्रदान किया। हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस की ओर से दी जा रही संपूर्ण सामाजिक विज्ञान के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। आज के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हम मेटरनिख और उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। मेटरनिख का पूरा नाम क्लेमेंस वेंसल लोटार मेटरनिख था। उसका जन्म 15 मई 1773 ईस्वी को कोबलेंज, राइनलैंड, जो वर्तमान में जर्मनी का हिस्सा है, वही एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार के बीच हुआ था। उसके पिता का नाम फ्रांज जॉर्ज कॉल वॉन मेटरनिख था, जो जिनेबर्ग में एक उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी थे। बाद में वे ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में सेवा देने के लिए शामिल हो गए थे। मेटरनिख के माता का नाम मारिया बिटारिक्स वॉन कोग्नेक था। सन 1788 ईस्वी में मेटरनिख की शुरुआती शिक्षा स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय से हुई, जहां उसने कानून की पढ़ाई की। बाद में उसने 1790 से 92 के बीच मेंज विश्वविद्यालय से कानून और कूटनीति की पढ़ाई की। इसके अलावा उसने यूरोप के कई और विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त किया था। मेटरनिख फ्रेंच, अंग्रेजी और इतालवी भाषा का कुशल जानकार था। उसने अपने कैरियर की शुरुआत 1792 ईस्वी में ऑस्ट्रियन सर्विसेज में एक कूटनीतिज्ञ के रूप में की। 2 वर्ष बाद 1794 ईस्वी में उसे डच गणराज्य के लिए मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया। 1801 में मेटरनिख को ऑस्ट्रिया का राजदूत नियुक्त किया गया, जिसे 1803 में प्रसा के दरबार में राजदूत और 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट के दरबार में फ्रांस का राजदूत बनाया गया, जहां उसने ऑस्ट्रिया के हितों की रक्षा के लिए नेपोलियन के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए। ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस प्रथम ने 1809 ईस्वी में मेटरनिख को ऑस्ट्रिया का विदेश मंत्री और शाही मंत्री नियुक्त किया। अब तक सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को उनकी पहली पत्नी से कोई संतान प्राप्त नहीं हो पाया था, इसलिए वे उत्तराधिकारी के चाह में किसी शाही परिवार के लड़की से शादी करना चाहते थे। इस वक्त ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच तनाव का माहौल भी चल रहा था। तब मेटरनिख ने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी यानी सम्राट फ्रांसिस प्रथम की सबसे बड़ी बेटी मैरी लुइस की शादी की बातचीत नेपोलियन के साथ की। इस प्रकार 2 अप्रैल 1810 ईस्वी में सम्राट नेपोलियन ने पेरिस में मैरी लुइस से अपनी दूसरी शादी कर ली। 20 मार्च 1811 को मैरी लुइस ने नेपोलियन के उत्तराधिकारी नेपोलियन द्वितीय को जन्म दिया। यह शादी एक कूटनीति के तहत कराई गई, जिससे फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच के तनाव को कम करके एक मजबूत गठबंधन बनाई जा सके। दरअसल मेटरनिख शुरू से ही बोनापार्ट के नीतियों के विरुद्ध था, क्योंकि वह एक कुलीन प्रतिष्ठित परिवार में जन्मा था। उसके पिता राइनलैंड के जागीरदार थे, लेकिन नेपोलियन के युद्ध अभियानों के दौरान उनकी जागीरदारी छीन ली गई थी। तो कहीं न कहीं मेटरनिख के मन में नेपोलियन के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना भड़क रही थी। लेकिन उस वक्त नेपोलियन के शक्ति से सीधे टकराना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता। इसलिए मेटरनिख ने कूटनीति का प्रयोग करके अंदर ही अंदर नेपोलियन के खिलाफ यूरोपीय शक्तियों का गठबंधन बनाना जारी रखा। इन्हीं यूरोपीय शक्तियों के छठे गठबंधन ने 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिप्जिंग के युद्ध में परास्त कर एल्बा द्वीप पर निर्वासित में भेज दिया था। लेकिन 1814 में नेपोलियन वहां से भागकर फ्रांस के सत्ता पर फिर से अधिकार कर लिया। एक बार फिर से नेपोलियन को पूरी तरह से परास्त करने के लिए सितंबर 1814 ईस्वी में इन्हीं यूरोपीय शक्तियों ने मेटरनिख की मेजबानी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाई, जिसे वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन के नाम से जाना गया। इस सम्मेलन में यूरोपीय देशों के 7वें गठबंधन ने भाग लिया, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, प्रसा, रूस और अन्य यूरोपीय शक्तियों ने भाग लिया था। 18 जून 1815 ईस्वी को 7वें गठबंधन ने वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को बुरी तरह से हरा दिया और उसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित एक सुनसान टापू सेंट हेलेना पर कैदी के रूप में निर्वासित कर दिया। इसी टापू पर 6 वर्ष बाद 1821 ईस्वी में पेट के अल्सर से नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। नेपोलियन के निर्वासन के बाद एक बार फिर से जून 1815 ईस्वी में
मेटरनिख के मेजबानी में दूसरी बार वियना सम्मेलन की बैठक बुलाई गई। इस बैठक के बाद मेटरनिख ने नेपोलियन के समूचे तंत्र को ध्वस्त करके एक नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत की, जिसे मेटरनिख प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य यूरोप में फैल रही उदारवादी और राष्ट्रवादी भावनाओं का दमन करके समस्त यूरोप में रूढ़िवादी विचारों और राजशाही को बढ़ावा देना था, जिससे कि यूरोप में शांति और स्थिरता बनाई रखी जा सके। मेटरनिख के इस प्रयास को अगले कुछ दशक तक यूरोप में शांति और स्थिरता बनाए रखने में सफलता भी प्राप्त हुई। मेटरनिख क्रांति को एक संक्रामक रोग मानता था। उसका कहना था, शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। बल्कि उसने फ्रांस में उठ रहे क्रांति के संदर्भ में यह भी कहा था कि जब भी फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरा यूरोप छींकने लगता है। मेटरनिख प्रणाली के द्वारा यूरोप में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए। इस प्रणाली की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है। प्रगतिशील और राष्ट्रवादी विचारों को दबाया गया। समस्त यूरोप में रूढ़िवादी विचारों एवं राजशाही को बढ़ावा दिया गया। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि पर सेंसरशिप लगाई गई। पुलिस बल का प्रयोग करके क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने के लिए कठोर नीतियों को अपनाया गया। 1821 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस प्रथम ने मेटरनिख को ऑस्ट्रिया का चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो 1848 पर इस पद पर रहते हुए पूरे यूरोप को अपने प्रतिक्रियावादी नीतियों पर चलाने का प्रयास किया। जहां कहीं भी इसके नीतियों का विरोध होता था, वह उसमें हस्तक्षेप करके पहले की तरह स्थिति बना देता था। लेकिन 1848 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मेटरनिख के नीतियों के खिलाफ जमकर विद्रोह हुआ। जगह जगह पर सड़कें जाम की गई। सरकारी तंत्र को पूरी तरह से क्रांतिकारियों ने बाधित करने का प्रयास किया। मेटरनिख इस विद्रोह से डरकर ऑस्ट्रिया के चांसलर पद से इस्तीफा दे देता है और इंग्लैंड भाग जाता है। फिर 1851 ईस्वी में सार्वजनिक मामले में हस्तक्षेप न करने के शर्त पर मेटरनिख ऑस्ट्रिया वापस लौट आता है, जहां 8 साल के बाद 11 जून 1859 ईस्वी में मेटरनिख की मृत्यु वियना में हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्री आप सभी को पसंद आते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।